तो आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ फैंटास्टिक फोर 2005 की मूवी एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। इस कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क सिटी से, जहाँ हमें दिखाए जाते हैं दो ब्रिलियंट साइंटिस्ट। सबसे पहले दिखाए जाते हैं डॉक्टर रीड रिचर्ड्स, एक जीनियस फिजिसिस्ट जिनका दिमाग तो साइंस में टॉप लेवल का है, लेकिन फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही खराब चल रही होती है। साथ ही उसका दोस्त है बेन ग्रिम, जो उसका पुराना साथी और एक लॉयल फ्रेंड है। रीड रिचर्ड्स की एक थ्योरी होती है कॉस्मिक एनर्जी की। उसका मानना था कि लाखों साल पहले जब जिंदगी का आगाज हुआ था, तो उस कॉस्मिक एनर्जी ने ही धरती पर जीवन शुरू किया था। और उसके कैलकुलेशंस के मुताबिक अगली बार वही कॉस्मिक स्टॉर्म कुछ हफ्तों में धरती के पास से गुजरने वाला है। अप्रॉक्स 5 हफ्तों में वो शायद धरती के पास से गुजरेगा। अब ये एक्सपेरिमेंट स्पेस में ही हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इन दोनों के पास पैसे नहीं होते। इसलिए वो जाते हैं अपने पुराने स्कूल फ्रेंड के पास, विक्टर वॉन डूम, जो अब एक बिलियनर बिजनेसमैन बन चुका होता है और वो वॉन डूम इंडस्ट्रीज का सी होता है। रीड अपने रिसर्च प्रपोजल को विक्टर के सामने रखता है। विक्टर पहले तो थोड़ा डाउटफुल होता है, लेकिन जब रीड कॉस्मिक पावर के फायदे बताता है, जैसे कि जेनेटिक एनहेंसमेंट, डिजीज फ्री फ्यूचर, सुपर ह्यूमन एवोल्यूशन, तो विक्टर मान जाता है। पर रीड की भी अपनी शर्तें होती हैं। प्रॉफिट शेयरिंग के मामले में वो कहता है 75% उसका होगा, सिर्फ 25% रीड और बेन को मिलेगा। उन दोनों के पास और कोई चारा नहीं होता, इसलिए रीड और बेन को डील एक्सेप्ट करनी पड़ती है। अब विक्टर इंट्रोड्यूस करवाता है अपनी एक और एम्प्लॉय, सूजन स्टॉर्म, जो पहले रीड की एक्स गर्लफ्रेंड भी होती है, और वो बताता है कि सूजन भी इस मिशन का पार्ट होगी। ये सुनकर रीड थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है। सूजन कहती है कि उनकी टीम में एक स्किल्ड पायलट की ज़रूरत है, और उसके लिए वो अपने यंगर ब्रदर जॉनी स्टॉर्म को रेकमेंड करती है। और जॉनी अपने स्किल्स के ऊपर बहुत ही माहिर होता है। वहाँ पर हमें बेन और जॉनी की थोड़ी नोक-झोंक भी दिखाई जाती है, क्योंकि बेन थोड़ा सीरियस नेचर का होता है और जॉनी थोड़ा ज़्यादा मजाक करने वाला। और तब ये पांचों लोग तैयारियों में जुट जाते हैं। जब ये पांचों स्पेस मिशन के लिए जाते हैं, तो रीड, बेन, सूजन, जॉनी और विक्टर, उनका टारगेट होता है कि स्पेस स्टेशन जाना, जहाँ से वो कॉस्मिक स्टॉर्म का डायरेक्ट एक्सपोजर लेकर जेनेटिक इम्पैक्ट को एनालिसिस कर सकें। रीड ने स्पेशल सूट्स डिज़ाइन किए होते हैं जो एक्सट्रीम टेम्परेचर, प्रेशर और रेडिएशन के हिसाब से अडेप्ट हो सकते हैं। वहाँ पे रीड विक्टर के कहने पर बेन को बाहर स्पेस वॉक पर भेजता है, कुछ जेनेटिकली इंजीनियर्ड फूलों को कॉस्मिक स्टॉर्म के एक्सपोजर के लिए सेटअप करने। पर तभी उन्हें पता लगता है कि उनकी टाइमिंग गलत है और स्पेस स्टेशन के अंदर वार्निंग दिखाने लग जाते हैं। यानी जो रीड ने प्रिडिक्ट किया था, शायद उससे पहले ही कॉस्मिक स्टॉर्म वहाँ से गुजरने वाला होता है। लेकिन इस बार इस प्रॉब्लम हो जाती है। बेन बाहर होता है और जॉनी और रीड उसकी मदद करने के लिए वहीं पर खड़े होते हैं। वो सूजन विक्टर को भी कहती है कि उन्हें बाहर जाना चाहिए, लेकिन विक्टर कहता है कि वो नहीं जाएगा, इसलिए सूजन अकेली ही बाहर भाग जाती है। तभी वहाँ पर कॉस्मिक रेडिएशन का एक्सपोजर हो जाता है। बेन सबसे पहले डायरेक्ट इम्पैक्ट में आता है, क्योंकि वो बाहर था। बाकी लोग स्टेशन के अंदर होते हैं, लेकिन उन पर भी रेडिएशन का असर पड़ता है। विक्टर पूरी तरह से सिक्योर था, क्योंकि वो शील्ड भी एक्टिवेट कर देता है, लेकिन फिर भी वो शील्ड भी उसे एक्सपोजर से बचा नहीं पाती। 3 दिन बाद सबकी आंख खुलती है, तो वो एक लैब में होते हैं। डॉक्टर कंफ्यूज होते हैं कि इनके साथ हुआ क्या है। जॉनी सबसे पहले अपने अंदर एक अलग सी एनर्जी फील करता है। जॉनी जब मजाक में अपनी उंगली से फ्लेम निकालता है, तो वो पूरी तरह से फ्लेम में बदल जाता है, यानी उसका शरीर पूरी तरह से जलने लग जाता है, और उसे नाम दिया जाता है द ह्यूमन टॉर्च। जॉनी के अलावा सिर्फ बेन की कंडीशन उस समय पता लगा जा सकती है, जो कि पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका था एक पत्थर में, यानी वो एक पूरी तरह से ऑरेंज पत्थर का बन चुका था, जो हम क्लियरली देख सकते हैं। सिर्फ रीड और सूजन पर लग रहा था शायद कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, लेकिन जब ये दोनों एक बार लंच के लिए गए होते हैं, तो सूजन बैठे बैठे ही अचानक इनविजिबल होने लगती है। वहीं सूजन से जब एक वाइन की बोतल नीचे गिर जाती है, तो रीड उसे कैच कर लेता है, और रीड बाजू एक रबड़ की तरह फ्लेक्सिबल कर लेता है, यानी वो अपनी बाजू को स्ट्रेच करता है और तभी बोतल को कैच कर लेता है। बेन की कंडीशन सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होती है। उसका पूरा शरीर पत्थर का बन चुका होता है। वो अपने आप से इतना गुस्सा होता है कि हॉस्पिटल तोड़कर बाहर भाग जाता है। अपनी पत्नी से मिलने जाता है, लेकिन उसकी बीवी उसे देख के ही डर जाती है और छोड़कर चली जाती है। इस बात से बेन इमोशनली कोलैप्स हो जाता है और सुसाइड करने की सोचता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है जो कि सुसाइड कर रहा होता है। तो बेन उसे कहने लग जाता है कि सुसाइड ऑप्शन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो आदमी उसकी बात नहीं सुनता और ऊपर से कूद जाता है। तो बेन उसे बचा देता है, जिसे सब लोग देख लेते हैं। तो ऐसे बेन एक विलन बनने के बजाय एक हीरो बन जाता है, क्योंकि ये सब चीज़ें मीडिया में भी रिकॉर्ड हो रही होती हैं। और तो और इसके कारण वहाँ पर जो लोग जमा हो जाते हैं, तो वहाँ पर ब्रिज में डिसास्टर होने वाला था, जिसके कारण एक गैस लीक हो जाती है और ब्लास्ट होने वाली होती है। लेकिन तभी वहाँ पर जॉनी, रीड और सूजन आते हैं, जो कि उस ब्लास्ट को होने से रोक लेते हैं अपनी पावर्स का यूज़ करके। तभी वहाँ पर एक ट्रक भी नीचे गिरने वाला था, लेकिन बेन उसे भी रोक लेता है, और तब पूरा शहर उन्हें बुलाने लग जाता है फैंटास्टिक फोर। इस बीच विक्टर भी कॉस्मिक रेडिएशन का इम्पैक्ट फील करता है। उसकी स्किन मेटालिक होने लगती है, वो इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब और कंट्रोल करने लगता है, लेकिन वो अपने दर्द और ईगो में रीड को जिम्मेदार मानता है मिशेल फेल होने का। विक्टर अपने पावर का पहला यूज़ करता है एक साइंटिस्ट को मारकर, जो उसके बॉडीज को चेंजेस को मॉनिटर कर रहा होता है। और तब विक्टर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में भी जाता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसके इस नाकाम मिशन से खुश नहीं होते
और वो उसे उसी की कंपनी से निकालने की बात कर रहे होते हैं, जिस बात से विक्टर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। यानी उन बोर्ड ऑफ मेंबर से जिस आदमी ने सबसे पहले ही बात करी थी, विक्टर रात को उस आदमी से मिलने जाता है और उसे अपनी पावर से जान से मार देता है। और अब विक्टर ये सोच लेता है कि वो इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बनकर रहेगा, लेकिन वो जानता है कि फैंटास्टिक फोर उसे ये बनने से रोकेगी, इसलिए वो सोच लेता है कि वो सबसे पहले उन्हें ख़त्म करेगा। तो विक्टर सबसे पहले जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं उन सबको मार डालता है और वो फिर जाता है बेन के पास। बेन अपनी ट्रांसफॉर्मेशन से खुश नहीं होता क्योंकि वो पत्थर का शरीर लेकर घूम रहा होता है, जिस बात से वो बिल्कुल नाराज़ होता है क्योंकि कोई भी उसके पास क्यों ही आना चाहेगा। तो वो बेन को इमोशनली मैनिपुलेट करता है। वो कहता है कि रीड ने एक मशीन बनाई है जो कि बेन को नॉर्मल बना सकती है, लेकिन रीड उसे इस बारे में नहीं बता रहा होता क्योंकि वो नहीं चाहता कि बेन कभी भी नॉर्मल हो। बेन इस लालच में आ जाता है और रीड को गलत समझने लग जाता है, जिसके कारण उसकी रीड से लड़ाई भी हो जाती है। तब विक्टर उसे रीड की लैब में ले जाता है और बेन को पूरी तरह से नॉर्मल बना देता है, क्योंकि विक्टर को पता है कि कोई अगर उसे रोक सकता है तो वो बेन है, क्योंकि चाहे बेन की ट्रांसफॉर्मेशन कैसी भी हुई है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। फिर वो जाता है रीड के पास और उसकी बॉडी को लिक्विड नाइट्रोजन से फ्रीज कर देता है। और उसी बीच उसने जॉनी के ऊपर मिसाइल डाली होती है, लेकिन जॉनी अब जैसा कि हम जानते हैं ह्यूमन टॉर्च बन चुका है, इसलिए वो उड़ भी सकता है। लेकिन अब तक जॉनी ने ये ट्राई नहीं किया था उड़ने की, लेकिन इस मिसाइल के पीछे होने के कारण जॉनी इस बार ट्राई कर लेता है और वो पूरी तरह से उड़ने लग जाता है और किसी तरह से वो मिसाइल को चकमा देकर दोबारा से इनके पास आ रहा होता है। तभी विक्टर रीड को ख़त्म करने वाला होता है, लेकिन वहाँ पर सूजन आ जाती है और इन चारों ने वही सूट्स पहने होते हैं जो कि इनकी पावर्स के साथ मिक्सअप हो सकते हैं। यानी वो एक तरह से इनकी पावर को कंट्रोल भी करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इनकी पावर्स के साथ मिक्सअप भी हो जाएंगे। यानी सूजन पूरी तरह से इस सूट को पहन के इनविजिबल हो सकती है, जैसा कि हमने पिछले सीन्स में देखा। लेकिन सूजन अगर नॉर्मल कपड़े पहन के निकलती है तो उसकी बॉडी ही इनविजिबल होती है, लेकिन कपड़े सबको दिख रहे होते हैं। लेकिन इसके साथ अलग चीज़ थी, और सूजन अपनी विजिबिलिटी और फोर्स फील्ड को यूज़ करके रीड को बचा लेती है। तभी बेन ये सब कुछ देख लेता है और उसे रियलाइज़ होता है कि विक्टर उसके साथ गलत कर रहा होता है। वो दुनिया पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहता है, इसलिए बेन फिर से उस मशीन के अंदर जाता है और द थिंग बनकर बाहर आ जाता है। विक्टर को लग रहा होता है कि अब बेन कुछ नहीं कर सकता, रीड को तो उसने पकड़ा हुआ है और जॉनी खत्म हो गया होगा। लेकिन सूजन के बचाने के बाद वहाँ पर जॉनी भी आ जाता है और फिर वहाँ पर बेन भी आ जाता है और इस बार इन चारों ने विक्टर को घेर लिया होता है। लेकिन विक्टर कहता है कि मैं तुम सबसे बहुत अलग हूँ और बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ। लेकिन हम सब जानते हैं कि मिस्टर फैंटास्टिक के अंदर कितना दिमाग है, तो वो जॉनी को कहते हैं कि सुपरनोवा यूज़ करने का टाइम आ चुका है। विक्टर की पूरी बॉडी मेटालिक की होती है, इसलिए वो सुपरनोवा जब उसके ऊपर यूज़ करता है तो उसकी पूरी बॉडी बहुत ही ज़्यादा हीटअप हो जाती है। सूजन उस फ्लेम को जल्दी वहाँ से जाने नहीं देती और फोर्स फील्ड के अंदर कैच कर लेती है। और तभी रीड बेन को कहता है कि जो उसके पास एक वाटर टैंकर है उसे तोड़ दे, और वो पानी को विक्टर के ऊपर कर देता है। और जब एक मेटालिक बॉडी पूरी तरह से हीटअप होती है और उसके ऊपर पानी डाला जाए तो वो पूरी तरह से जम जाती है, और ऐसा ही होता है। विक्टर ने अपना नाम बदल कर रख लिया था डॉक्टर डूम, और अब डॉक्टर डूम पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है और बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा होता, और उसे इसी एक सील्ड कंटेनर में बहुत ही दूर भेज दिया जाता है। और इस मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि रीड ने सूजन को प्रपोज कर दिया और ये दोनों आगे चलकर शादी भी करेंगे। वहाँ पर हमें उसी कंटेनर को दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर डूम को रखा गया था, और उस कंटेनर के पास जो भी इलेक्ट्रिक चीज़ होती है उसमें अपने आप कुछ हरकत होती है। और इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डॉक्टर डूम अभी तक पूरी तरह से कैप्चर नहीं हुए और वो पक्का वापस लौटेंगे। और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है जिसका नाम है फैंटास्टिक फोर। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जियो जिंदगी।